नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करते हैं एजुकेशन टेक सेक्टर में। आजकल काफ़ी इसका नाम आ रहा है, सुर्खियों में है। ख़ास तौर पे नेगेटिवली एक्चुअली कि जैसे बायजूस का नाम आ रहा है कि उसकी जो वैल्यूएशन है काफ़ी ड्रॉप कर दी गई है। ऑलमोस्ट $6 बिलियन पे आ गई है, कहाँ वो 21-22 बिलियन थी। और काफ़ी उसका इश्यूज भी आ रहे हैं कि लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अपना उन्होंने ऑडिट जो रिजल्ट्स होते हैं, मतलब ईयरली रिजल्ट्स डालने होते हैं, वो भी डिले चल रहे हैं इनके 22 और 23 के। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझते हैं कि ये हुआ क्या, एजुकेशन टेक सेक्टर है क्या, और इसका आजकल जो रिसेशन की भी बातें चल रही हैं उससे कुछ रिलेशन है या नहीं। तो एक एक करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए, अब हम लोग अब तक तो इतना जान ही चुके हैं कि खाली एजुकेशन टेक सेक्टर नहीं, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक सेक्टर है कहीं ना कहीं ले ऑफ से ग्रस्त रहा है। और ये सेकंड हाफ ऑफ 2022 से चालू हो गए थे। और अभी भी अगर 2023 में देखें तो चल ही रहा है बैठकर, है ना। कोई भी बिग टेक कंपनी आप ले लीजिए, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, गूगल है, यू नो, माइक्रोसॉफ्ट है। मतलब अब तो शायद ही ऐसी कोई कंपनी बची है जो कि नामी गिरामी हो, जिसने ले ऑफ ना कराओ। और पीछे से भी बहुत कंपनी में हो रहे हैं, छोटी मोटी कंपनियों के भी बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी हद तक पता नहीं चल रहा है। काफ़ी हद तक इसको ये भी बताया जा रहा है कि हायरिंग का बहुत ज़्यादा हुई थी 2021-22 में। 20 में भी काफ़ी हायरिंग हुई पैंडमिक के दौरान। और लोगों ने सोचा कि जो वो ग्रोथ आई थी पैंडमिक के दौरान, जो एक इजी मनी से मिलती है, वो कंटिन्यू करोगी, लेकिन वो करी नहीं। तो उसके चलते उन्होंने छटनी करनी शुरू कर दी। अभी भी अगर आप यूएस में देखेंगे तो यूएस में फ़िलहाल कोई एज सच आप ये नहीं कह सकते कि हमें कोई पैंडमिक, मतलब कोई रिसेशन का असर डायरेक्टली दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चंस काफ़ी उठ रहे हैं, बातें सुन रही हैं, लेकिन ना एक परफेक्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि रिसेशन है या नहीं है। हमें तो लग रहा है कि है, क्योंकि देखिए रेट्स तो अभी भी बहुत महंगे हैं, जॉब्स छूट ही रही हैं लोगों की, एटलीस्ट टेक सेक्टर में। जो नॉन टेक सेक्टर्स वगैरह है ना, वहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है अभी, और एटलीस्ट अभी तो नहीं दिख रहा। तो फुल तरीके से नहीं कहा जा सकता कि रिसेशन वगैरह है। बट टेक सेक्टर में तो आई थिंक किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कंपनियों ने करा है ले ऑफ। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन ये चढ़ता है कि एजुकेशन टेक, अगर आप नॉर्मली देखेंगे ना, एजुकेशन खास तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज से 25 साल पहले, 25 से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे, ये कोचिंग इंडस्ट्री बहुत स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सो जो दिल्ली आईआईटी का जो एरिया है, जहाँ उसको नीम सराय, बेर सराय, वो सब सराय सराय बोलते हैं उसको। वो आईआईटी दिल्ली हौस खास के पास है। वहाँ पे आपके ये फिट जी और बहुत सारे ऐसे आईआईटी कोचिंग के इंस्टीट्यूशंस थे, है ना। दिल्ली में ही कई सारे, जैसे आकाश था, वो जनकपुरी में हेडक्वार्टर्ड है। विद्या मंदिर आई थिंक पीतमपुरा या पंजाबी बाग में हेडक्वार्टर्स था। क्योंकि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली, मुझे उसका ज़्यादा पता है। तो देखेंगे आप, और जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, राइट, आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन करते थे, इनमें हमेशा भीड़ लगी रहती थी बच्चों की। और इवन 20 साल पहले भी लाख लाख 1.5 लाख रुपए पर एनम की फ़ीस होती थी इसके अंदर, पढ़ाई के जाने के लिए, राइट। और आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा था जो पैसा ना बनाता हो। लाइक सब बहुत ही मोटी मोटे बनाते थे। तो आकाश भी था। आकाश दोनों आई थिंक फिट जी और एम्स दोनों की कोचिंग किया करता था, उसमें भी खूब पैसा बनता था। फिर कोटा देखिए बड़ा मशहूर था, बंसल कोचिंग क्लासेस थी वहाँ पे, एलन ट्यूटोरियल्स है। ये लोग भी कितने बढ़ गए, मतलब ये लोग, मतलब 20 साल पहले इनका इतना नाम नहीं था, बट अराउंड 2000 आई थिंक 5-6 के आसपास इनका बढ़ना शुरू हुआ, और अब तो ये लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है अगर आप देखेंगे तो, राइट। तो और ये देखिए, ये तो प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर्स हो गए, राइट। फिर दुनिया जहान के यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स और एसएसबी कोचिंग सेंटर्स, मतलब आपको हर मेट्रो जो है इंडिया की, खास तौर पे चाहे आप दिल्ली में हो, गाज़ियाबाद में हो, कोटा देख लो, जयपुर देख लो, आगरा, वाराणसी, जो भी जो मेन मेन मेट्रोज हैं ना, सब में बड़े ज़बरदस्त तरीके के कोचिंग सेंटर्स थे, और सारे ही बहुत पैसा बना रहे थे।
तो अब हम लोग ये सुनते हैं कि एडटेक सेक्टर डूब रहा है या वैल्यूएशन कम हो रही है। इसका कोई तुक नहीं बैठता, राइट? लाइक कैसे? आप देखें कोई भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर आप इंडिया में ही चेक करें, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं सारे ही बहुत अमीर हैं एक्चुअली, सब पैसा बनाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ दीजिए, अब उनकी हालत तो ख़राब रहती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं आप उसमें देखिए बहुत पैसा बनता है उसके अंदर। तो ना केवल स्कूलिंग के अंदर बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी बहुत पैसा बनाते हैं। तो ये एजुकेशन टेक इंडस्ट्री में क्या दिक्कत आ गई? देखिए एजुकेशन टेक इंडस्ट्री में ना एक क्या कहते हैं, एक बड़ी यूनिक सी सिचुएशन हुई है। तो देखिए पहला, अभी पूरी टेक मार्केट को मार पड़ रही है इस वक्त, राइट? वैल्यूएशंस के हिसाब से सबकी वैल्यूएशंस कम हैं, थोड़ी फंडिंग में दिक्कत आ गई है, लिक्विडिटी क्रंच है। तो ये सारी टेक कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप एजुकेशन के हो, फिनटेक हो, आप ई कॉमर्स हो, जो भी टेक से रिलेटेड कंपनीज उन सबको मार पड़ रही है। तो एक कह सकते हो सेक्टर वाइज दिक्कत आई है। दैट्स फर्स्ट। हाँ, बायजूस के केस में आई थिंक उन्होंने कुछ घपलेबाजी भी करी है, वो थोड़े दिनों में बाहर आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल। जिस तरह से उन्होंने केसेस लड़ रहे हैं अपने बेसिकली इन्वेस्टर्स के खिलाफ भी केस लड़ रहे हैं जिनसे उन्होंने डेट उठाई थी अभी। एक एक $1.2 बिलियन की डेट उठाई थी उन्होंने, और उनके खिलाफ ही उन्होंने केस कर दिया बैठ के जब पैसे देने का वक्त आया। वहाँ भी उनके इश्यूज़ हैं। और अपने ईयरली जो एनुअल स्टेटमेंट बनानी होती है अपने, जब भी आप टैक्स फाइलिंग करते हो, वो भी उन्होंने नहीं करा है बेसिकली। पिछले 2 साल का लटका हुआ उनका 22 और 23 दोनों का। तो वहाँ भी उनके इश्यूज़ हैं। तो हो सकता है जो बायजूस है इनके इंटरनल कंट्रोल्स हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल्स वगैरह हैं, बहुत बढ़िया ना रहे हों। आपने पहले देखा होगा, और भी एक और कंपनी थी अपनी भारत पे जो अशनीर ग्रोवर साहब बहुत मशहूर हुए थे इसके लिए, शार्क टैंक में भी आए थे। इन्होंने भी तगड़े वाला घपला करा था अपनी कंपनी में, पैसा खा गए थे अपनी और अपनी वाइफ के द्वारा, और निकाले गए थे फिर अपनी कंपनी से। और मुझे ये देख के हैरानी है बच कैसे गए, जेल वेल कुछ नहीं हुई इन लोगों को। तो पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं ऐसे, बट मे भी इंडिया में चल जाता है ये सब चीज़ें, कि आप घपला भी करो, पैसे भी गबन कर लो, और बस कंपनी से निकल गए, यही आपका वो है। बाकी आपको जेल टाइम वगैरह कुछ केस वेस कुछ नहीं चला आपके खिलाफ, या चला भी तो कुछ उसका नतीजा खास निकला नहीं। तो हो सकता है बैजू भी उसी सिलसिले में फंस गया हो, और ये भी एक रीज़न हो सकता है इनका। तीसरी चीज़ क्या है ना, जैसे देखा होगा अपने पैंडेमिक में बहुत ज़बरदस्त नीड आई थी ऑनलाइन एजुकेशन की, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे। काफ़ी पेरेंट्स वेरेंट्स इसके तरफ मतलब आकर्षित हो गए थे। तो उससे इनको बहुत साइन अप्स मिले, बेजू बैजू वगैरह जैसी एजुकेशन टेक कंपनीज हैं, राइट? तो अब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था जैसे कि जैसे ये पैंडेमिक का ख़त्म होगा 2 साल के बाद एकदम से चीज़ें रिवर्स होने लग जाएंगी बैठ के। उससे इनको बड़ा मतलब चोट पहुंची है एक्चुअली। तो जो इनिशियल ग्रोथ आई है इनकी 2020 2021 में, 22 तक आते आते तक तो वो ग्रोथ ठंडी पड़नी शुरू हो गई एक्चुअली। लोगों ने मतलब ऑनलाइन को एक तरीके से सिरे से नकार दिया, सब ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ कूदने शुरू हो गए। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत है। कुछ लोग फिर भी चाहते हैं करना, लेकिन जो एक ग्रोथ आ रही थी ना कि सारे ही ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ भागना शुरू हो गए क्योंकि मजबूरी में फंस गए, वो वाला जो था ग्रोथ वो सब खत्म हो गया, वापस चले गए सब के सब। तो टर्न अराउंड हो गया दोबारा से। तो वो इनको काफ़ी मात दे गया एक्चुअली। तो जो इनकी वैल्यूएशंस वगैरह उस बेसिस पे हो रही थी, जो इनके नंबर आ रहे थे वो सारे उल्टे पड़ गए। तो वो भी एक रीज़न है। मेरा मानना ये है कि जो एजुकेशन सेक्टर है ना बहुत पैसे का सेक्टर है। इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस करा जाता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप चाइना की भी अगर देखें तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जेई का होता है, और नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल के लिए इंडिया के अंदर, वहाँ भी होते हैं एग्ज़ाम बोथ मेडिकल के लिए भी और इंजीनियरिंग के लिए भी। और वो इंडिया से भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होता है एक्चुअली। तो इंडिया में लगभग आई थिंक आईआईटी जेई में भी 10 लाख बंदे बैठते हैं, और सीट्स वही होती हैं अपनी 10-15 हज़ार। और चाइना का और भी कठिन होता है एक्चुअली, और ज़्यादा लोग बैठते हैं और सीट्स और कम है बेसिकली। तो और भी अगर आप देखेंगे पूरे एशिया के अंदर ना पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़ोर है। तो जो भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं अपने आईआईटी जेई के जैसे होते हैं, विद्या मंदिर क्लासेस हैं, या अपना नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फिटजी वगैरह होते हैं ये सब। तो ये बच्चे तो लाख लाख बैठा लेते हैं अपने पढ़ाई में, है ना? और इनके इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन होता है मतलब 500 600 हज़ार बंदों का। तो अगर आप रेट ऑफ सक्सेस देखोगे ना, रेट ऑफ सक्सेस आई थिंक मेरे ख्याल से
4-5% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। हाँ, ये कह सकते हो कि सबका आईआईटी में नहीं होता तो आरईसीज़ में हो जाएगा, किसी का हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाए अच्छे में। बट अगर अगर आईआईटी को टारगेट लेके चल रहे हैं तो हर इंस्टीट्यूट से मुझे नहीं लगता 500-600 से ज़्यादा बच्चे बेसिकली सेलेक्ट होते हैं, और इनमें पढ़ रहा होता है एक एक वक्त पे लाख लाख बच्चा बेसिकली। कुछ लाख नहीं तो आप मान के चलो, मतलब 25-30-50 हज़ार बंदे बच्चे तो होते ही हैं हर इंस्टीट्यूट में, एक 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 खास तौर पर जो फिट जी के लेवल के हैं या आकाश के लेवल के हैं या बंसल कोचिंग क्लासेस या एलन वगैरह के हो गए, राइट। एक एक इनके साल में इतने इतने बच्चे होते हैं। और मतलब होता कितनों का, वही 500 400 600 में भी 1000 बच्चों का हो जाता होगा। 1000 भी बच्चे लेके चले तो 1% बैठता है 1 लाख का एक्चुअली, है ना। तो बहुत ही कम है। मैं तो फिर भी सोच रहा हूँ कि चलो हो सकता है 4-5 बच्चों का भला हो जाता होगा। और ये सारे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट। उस ज़माने में फ़ीस 1 ही 1.5 लाख होती थी, तो आज मैं अज्यूम करे चल रहा हूँ एक एक साल की फ़ीस मेरे ख्याल से 3-4 लाख से कम तो शायद ही होती होगी, मुझे लगता है जिस हिसाब से खर्चे वर्चे बढ़ चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट अभी की फ़ीस का नहीं पता है, लेकिन मे बी ये आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में कितनी फ़ीस होती है बच्चों की साल साल की। मेरा अनुमान है 3-4 लाख रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो तो भाई लॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। टीचर की भी हाँ इनमें तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो टीचर होते हैं ना, खाली एक सेशन नहीं पढ़ा रहे होते। इनकी कई सारे बेसिकली सेक्शंस होते हैं, कई सारी क्लासेस चल रही होती हैं, है ना। फर्स्ट ईयर को भी पढ़ा रहे हैं, सेकंड ईयर को भी पढ़ा रहे हैं। कई बार इंजीनियरिंग की कोचिंग बच्चे 8th 9th क्लास से चालू कर देते हैं, तो 4 साल तक पढ़ते हैं बेसिकली। आज से 20 साल पहले ज़्यादातर लोग 11th 12th में ज़्यादा पढ़ते थे बजाय 9th 10th में भी करने के, लेकिन उसी समय ट्रेंड चालू हो गया था कि कुछ कुछ कॉलेजेस 9th 10th से भी पढ़ाना शुरू हो गए थे इंजीनियरिंग के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं अगर 4 साल बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो एक टीचर होगा वो क्लासेस चारों साल की ले रहा होगा, 9th 10th 11th 12th की, राइट। एक ही टीचर। और सुनने में आया आजकल टीचरों की भी तनख्वाह, मतलब मेरे टाइम पे ही मैं सुनता था, आज से 20-25 साल पहले सुनने में आने लग गया था कि जो बहुत बेहतरीन टीचर होते थे ना उनको 1-1 करोड़ तक भी तनख्वाह मिला करती थी, राइट। तो अब सुनने में है वो तनख्वाहें 3-3 4-4 5-5 करोड़ तक भी पहुंच चुकी हैं बेसिकली, जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनकी। तो आपको एक तरीके से देखने में लगेगा वाओ, 1 2 2 3 3 करोड़ रुपए टीचर बनकर तनख्वाह कमा रहे हो। तो देखिए उनके ऊपर ना वर्कलोड बहुत होता है, जैसे मैंने बताया हर इंस्टीट्यूट में इनमें लाखों लाखों बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक्चुअली, राइट। तो अगर एक टीचर मैथ का टीचर है, उसे सुबह से लेकर शाम तक क्लास ही क्लास लेनी पड़ेंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो उसमें अगर वो 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए 3 रुपए कमा भी रहा है ना, तो भी ये इंस्टीट्यूशंस बहुत पैसा कमा रहे हैं एक्चुअली। तो आप देखिए टीचर कितने कितने होंगे भाई, एक मैथ्स का होगा, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री होगा, यही तीन बेसिकली मेन होते हैं। एडिशनल फैकल्टी मान लो रखी है तो थोड़े, मान लो 2-2 टीचर रख दिए होंगे मैथ्स के, चलो 3 टीचर रख दिए होंगे मैथ्स के। हर एक को तो ये करोड़ करोड़ रुपए देंगे नहीं, वो तो टॉप टीचर होता है जैसे मिलते 2-3 4 करोड़। बाकी सारे तो कम वाले होते हैं जिन्हें 25-30 40 50 लाख रुपए मिलेंगे। तो मोटा मोटा अगर मान लो सिर्फ मैथ पढ़ाता है एक इंस्टीट्यूशन और उसमें 3 टीचर रखे हुए हैं, तो 2 करोड़ में वो तीनों का खर्चा कर देता होगा एक्चुअली। एक को मतलब 1.25 करोड़ मिल जाता होगा, एक को 50 लाख, एक को 25 लाख, ऐसे मान लो, मैं एक रफ एवरेज लगा रहा हूँ कि 2-2 ढाई करोड़ में मतलब टीचर हो जाते होंगे, राइट। बाकी जो बिल्डिंग है वो सब मेंटेन करनी है, रियल एस्टेट है। बाकी जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं अपने हॉस्टल्स वगैरह भी चलाते हैं, तो बच्चे उसमें भी पैसा देते हैं तो उससे भी इनको पैसा मिलता है एक्चुअली, तो वो एडिशनल है। तो आई थिंक अगर लाख बच्चे बैठा दिए और पर बच्चे से ये 2.5 लाख रुपए साल का ले रहे हैं, अगर मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, राइट। 1 लाख बच्चे से जो 2.5 लाख का मल्टीप्लाई करके देखो कितना बैठ गया, है ना। तो तो मतलब 25 करोड़ रुपए पर पर स्टूडेंट से कमा रहे हैं ये, लाइक 25 करोड़ रुपए अक्रॉस द स्टूडेंट, जस्ट इन 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 जो पूरे हैं 25 से 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये। उसमें अगर ये 2-2.5 करोड़ का खर्चा कर भी देते हैं टीचर पे, 3-4 करोड़ का भी एक टीचर पे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही 3 तरीके के टीचर होंगे इनके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को भी जोड़ दें हम, तो बेसिकली मोटा मोटा 7.5 लाख का 7.5 करोड़ का खर्चा हो गया इनका। बहुत मोटा मैंने माना, और 2.5 करोड़ रुपये और ऐड कर दो, 10 करोड़ का खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 25 करोड़ की इनकी आमदनी है, तो आप लगाओ 15-15 करोड़ का सीधा सीधा प्रॉफिट है। मतलब ठीक है, एक्सपेंसेस आते हैं इनके, बाकी इस चीज़ें भी करते होंगे, मार्केटिंग भी करते हैं, 5 करोड़ और मान लो आप ऊपर से, है ना।
तब भी मोटा मोटा 10 करोड़ सीधा सीधा इनका मुनाफा हो रहा है बैठ के। तो इस लेवल के गेम खेल रहे हैं ये, तो लॉस तो होने का मतलब ही नहीं है। तो जब ऑफलाइन वाले सेंटर्स को इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऑनलाइन वाले कैसे मर रहे हैं बैठ के? अब रीज़न क्या है ना, ऑफलाइन वाले क्या होते हैं जो धंधा चलाते हैं, इन्होंने किसी से इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं ली होती, ज़्यादातर ने नहीं ली होती। आजकल सबका चेंज हो गया, सब लेने शुरू कर दिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट, और सब अपना अपना एक ऑनलाइन आर्म भी खोल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ऑनलाइन का ज़माना है तो कुछ तो ऑनलाइन भी होना चाहिए हमारा, विच इज़ आई थिंक अ राइट थिंग। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये जो ऑनलाइन वाले होते हैं, क्योंकि इनको टेक कंपनी बननी होती है, तो इनके ऊपर इन्वेस्टर्स का बहुत ज़ोर रहता है कि अपनी ग्रोथ दिखाओ। ग्रोथ कैसे दिखाते हैं? कस्टमर एक्विजिशन से। कस्टमर कौन है इसमें? बच्चे, कि आके और पढ़ाई करेंगे। तो कई बार ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें फ्री देने लग जाते हैं, कि तुम्हारी इतनी क्लासेस फ्री कर देंगे, इतना डिस्काउंट दे देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। कोई कोई लोग हो सकता है लैपटॉप वगैरह भी फ्री दे रहे हो, या मतलब हो सकता है और कुछ फैसिलिटीज़ भी दे रहे हो बैठ के। और फिर ये क्या करते हैं ना, अपने सेल्स टीम्स बिठा देते हैं बहुत लंबी चौड़ी, जो जा जाके स्कूलों में जाके बात करके आते हैं, भाई बच्चे हमें दे दो, बच्चों को दाखिला कराओ, पेरेंट्स टीचर बात करते हैं, इनकी तनख्वाह जाएगी सब लोगों की। फिर दुनिया जहान का ये एडवर्टीजमेंट करेंगे पूरे सारे अखबारों में, सारे ऑनलाइन इंटरनेट पे, सब जगह दुनिया। तो ये ना इनके एक्सपेंसेस इससे बढ़ जाते हैं। प्लस फिर इनको टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करना होता है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कॉल्स होंगी, कंटेंट डेवलपमेंट होगा, उसका खर्चा होगा, राइट। ऊपर से अगर बैजू की बात करें तो इन्हें धांधली भी करनी होती है, पैसा निकालना भी होता है। तो प्रॉफिट कैसे ही कर पाओगे बेसिकली, जब पैसे ही खा जाओगे अपना बैठ के, तो प्रॉफिट तो होने ज़रा, राइट। एटलीस्ट उस मामले में जो अपने फिट जी विट जी वगैरह ये सब है, मैं इनको भी बहुत एथिकल नहीं मानता, बट एटलीस्ट ये सब प्रॉफिट कर रहे हैं, तो मतलब टैक्स भरते होंगे गवर्नमेंट का, तब बना रहे हैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और 25 साल से चल रहे हैं इनके बिजनेस प्रॉफिटेबल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता इसके अंदर। तो ये मुझे लगता है, और भी कंपनियां, अन अकेडमी है, फिज़िक्स वाला मैंने देखा था, उसका उसका भी शायद आई थिंक ऑनलाइन है बेसिकली। अपना, और ये बायजूस का तो खैर नाम आ ही गया काफ़ी हद तक। तो मेरा जो संक्षेप में मैं ये समराइज़ करना चाहूँगा कि 3 जो हेडविंड्स चल रही हैं इस वक्त। वन, ग्लोबल रिसेशन की तरफ पूरा अग्रसर है। इस जिसके कारण क्या हुआ है, एक फाइनेंस लिक्विडिटी आ गई है, क्राइसिस आ गई है, लिक्विडिटी क्राइसिस, क्रंच आ गया है बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड। उससे क्या हो रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो डेट भी आपको महंगे दाम पे मिलेगी, और जनरली कोई भी इक्विटी पे अपना इन्वेस्टमेंट पाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है। तो पहली चीज़ तो वो है। तो इस चक्कर में जितने भी ये टेक कंपनीज हैं, खासतौर से ऑनलाइन एजुकेशन टेक, इनको एक्सपेंशन करना, तो उसके लिए उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। दूसरा, इन्होंने काफ़ी बंदे हायर करे थे ये समझते हुए कि पैंडमिक में जो ग्रोथ रेट रहेगा हमारा, आगे भी ग्रोथ रेट इसी तरीके का रहेगा, तो हमारा चल जाएगा काम। उधर से लोगों ने वापस होना शुरू हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया बेसिकली। खास तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर लोगों ने सीधा ऑफलाइन पे कूद गए, और ऑलमोस्ट ऑनलाइन नेग्लिजिबल कर दिए। अगर 2021 में आप मान के चलें कि 50% तक लोग कंसिडर कर रहे थे ऑनलाइन एजुकेशन, अब सिर्फ मेरे ख्याल से 10% लोग ही कंसिडर कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो इतना ज़बरदस्त ड्रॉप आया एक्चुअली, तो वो भी मार पड़ी है इनको। तीसरी चीज़ है इनकी अपनी करतूत, है ना। अपने फंड्स के साथ मिसमैनेजमेंट करा है, या अपना ओवरऑल गमन करा है पैसे का, वो भगवान मालिक का उसका, कि क्या करा है क्या नहीं करा है, लेकिन कुछ तो लोचा करा है इन्होंने बैठ के, क्योंकि अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करे हैं 2022 और 2023 के। ये मैं बाईजू की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इन्होंने पहले भी, इनका थोड़ा वर्क कल्चर वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चंस उठे थे, जब इन्होंने वाइट हैट जूनियर एक्वायर करी थी 2 साल पहले, उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था। और इनकी सेल्स टैक्टिक भी थोड़ी अच्छी नहीं है, एडवर्टाइज फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी करे हैं इन्होंने, कि 5 साल के मतलब 10 साल का बच्चा पता नहीं कौन सी ऐप बना दिया, नासा में चली गई उसकी ऐप, ये हो गया वो हो गया, या एंटरप्रेन्योर बन गया 12 साल का बच्चा, या कुछ भी है। तो थोड़े मतलब झूठे ढकोसले दिखावे करे बैठ के कि कोडिंग कर लो और पता नहीं क्या बन जाओगे तुम कोडिंग करके। तो वो भी थोड़ा सा इनका क्वेश्चनेबल रहा है। तो ये तीनों को मद्देनज़र रखते हुए ना, अभी एजुकेशन टेक इंडस्ट्री दिक्कत में पड़ गई है। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, कोचिंग की भी और जो स्कूल्स भी हैं, मुझे आप एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखा दो, एक भी स्कूल दिखा दो जो लॉस मेकिंग हो इंडिया के अंदर, कोई भी नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लेना आप कहीं भी। जितने भी स्कूल्स हैं मैंने देखे हुए स्कूल्स, जो 20-20, 25-25, 30-30 साल से चल रहे हैं, इवन दो वो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले छोटे से कमरे में स्टार्ट हुआ, सबकी अपनी बिल्डिंग है, बसेस हैं, नाम है,
और बहुत अच्छे तरह से फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसा ही पैसा है, इसमें डूबने का सवाल ही नहीं उठता। और कोचिंग सेंटर ले लो तो वो तो और भी बढ़िया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो कुछ होता नहीं है, कोचिंग देनी होती है बच्चों को। और इंडिया में तो वैसे थोक के भाव में बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, है ना। इंडिया में तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड के बच्चे भी ट्यूशन लेते हैं बैठ के, राइट। 9th 10th 11th 12th में चलो मान लिया लेते हैं, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने होते हैं। बच्चे तो बचपन से कोचिंग चालू कर देते हैं, उसमें भी पैसा ही पैसा होता है, कोई कोई जाना ही नहीं है पैसा। तो एजुकेशन इंडस्ट्री मेरे हिसाब से एवरग्रीन इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, खास तौर पे। कोई रिसेशन आ जाए नहीं आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे तैयारी करेंगे क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। और जॉब लेने के या तो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करोगे, उससे जॉब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, या आप आईआईटी जेई या मेडिकल की तैयारी करोगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें चले जाओगे तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो कोचिंग तो करनी पड़ेगी इन इन सब चीज़ों के लिए। तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। हाँ, एजुकेशन टेक इंडस्ट्री इस वक्त थोड़ी सी हिल गई है बैठ के, लेकिन आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी दोबारा से चल जाएगी। अ, कुछ संशोधन करने पड़ेंगे उनको अपने काम के करने के तरीके में, कि एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से इनेबल करें, ना कि बस सब कुछ ऑनलाइन कर दिया तो इससे सारा काम बढ़िया हो गया। जैसे मेरे हिसाब से एजुकेशन के अंदर ऑनलाइन बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आपको असिस्टेंस दी जा सकती है, आजकल चैट जीटीपी लोग यूज़ करते हैं, उससे आपको हेल्प कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। या हिस्ट्री को बहुत एक एंटरटेनिंग तरीके से बताया जा सकता है कि लोगों को बोरिंग ना लगे हिस्ट्री। एक स्टोरी फॉर्म में बताया जा सकता है कि लोग याद रखें। जैसे अब महाभारत के पात्र हैं, कब कब क्या क्या हुआ था। जिसने भी महाभारत या रामायण देखी है उसे पता होते हैं कि कौन कौन से पात्र थे, कब कब कहाँ क्या हुआ था, क्योंकि हमने उसको एज ए हिस्ट्री की तरह, बुक की तरह नहीं पढ़ा है। हमने उसे एज ए स्टोरी की तरह सुना है। स्टोरी की तरह सुनते हो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, आप उससे रिलेट कर पाते हो, आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो एजुकेशन टैक्स से हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एनिमेशन डाल दो उसके अंदर, स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, असिस्टेंस देने लग जाओ आपको। मैंने खान अकेडमी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर एक रैपर लिखा है, उसके थ्रू वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे एक अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आपसे पूछा इसके क्या आंसर आएंगे, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कुछ, तो फिर वो कहता था क्या आप ये ट्राई कर सकते हो, क्या आप वो ट्राई कर सकते हो, आपको हिंट्स भी दे रहा है बेसिकली ऑल द वे। आई थिंक इससे जो असिस्टेंस मिलती है ना, उससे आप ज़्यादा अच्छा सीखोगे, और वहाँ टेक्नोलॉजी का योगदान होना चाहिए। राइट। तो है वो भी ऑनलाइन ही, आपके असिस्टेंस के अंदर आपको मेमोराइजेशन में हेल्प करे, आपको सर्च करने में आसानी हो जाए कि मुझे किसका कोई हिंट देखना है या कुछ करना है, उसमें आसानी हो जाए। तो आई थिंक उसमें डेफिनेटली एजुकेशन टेक आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और ये वाला फोकस होना चाहिए जो एजुकेशन टेक इंडस्ट्री का है, बजाय इसके कि बस उनको बस कोर्स बेचते जाओ और सोचो इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो आई थिंक फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली होप है, एजुकेशन टेक इंडस्ट्री भी आगे चलेगी। हाँ, थोड़ा करेक्शन होना है ज़रूरी, क्योंकि इनकी फंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, और वैल्यूएशन तो कुछ पूछो ही मत, मतलब बायजू तो इंडिया की मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप बन गई थी $22 बिलियन के ऊपर। तो बहुत जल्दी राइज भी कर रही थी, अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि इससे फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई जो टॉप स्टार्टअप है उसी का बाजा बच गया तो बाकी स्टार्टअप्स कहाँ जाएंगी। तो ये साल थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहेगा, 2023 का। बट मैं मानता हूँ 2024 आते आते ना तब तक दोबारा से बादल छट जाएंगे, और थिंग्स विल बिकम बेटर। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर मुझे लिख के बताइए आप सब ने भी क्या कोचिंग करी है, या आपका क्या मानना कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में। अभी भी लोग कोचिंग कर रहे हैं, यूपीएससी की करता है कोई, एसएसबी इंटरव्यूज़ की करते हैं, आईआईटी की करता है कोई, एम्स की करता है। ये सब चलता रहता है। थोड़ा सा रिसेशन का प्रभाव है। आप बताइए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और किस टॉपिक के बारे में आप बात करना चाहेंगे। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के संग, फैमिलीज़ के संग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, और भी जो आपके चैनल्स हैं उस पे आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आप लोग सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इस चैनल के साथ फरवरी में जुड़ा था 2023 में। और तब से लेके अब तक मैं एक समराइज़ करना चाहता हूँ कि लगभग 650 से ऊपर इसमें सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। 4000 घंटों से ज़्यादा इसका कंटेंट व्यू हो चुका है। 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हैं इस चैनल के ऊपर। और अगर आप देखेंगे क्लोज टू 25 से ज़्यादा गेस्ट आ चुके हैं चैनल के ऊपर, जिन्होंने अपने अपने जर्नी शेयर करी हैं। तो अगर आप इसी को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे जाके भी हम और बढ़िया लोगों को इस चैनल पे ला सकते हैं, उनके शेयर करने के लिए व्यूज़।
मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं अलग अलग टॉपिक्स पे खुद भी बात करूँ, और आप हमें कंटिन्यूसली अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि अनबायस्ड कंटेंट, ओरिजिनल, रियल टॉक्स जो इसका नाम है, अनस्क्रिप्टेड टॉक्स, रियल टॉक्स जो दिल से निकल के आता है वही बात करेंगे, और जो भी होगी सामने रखेंगे बात, जिस तरीके की भी होगी। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और बस खुश रहिए, यही मेरी दुआ है सब लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक पे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, एंड गुड लक, एंड नमस्कार। थैंक यू।